नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। राजस्थान के रण में आज विधानसभा की 200 सीटों में 199 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया, जिसके साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब इंतजार 3 दिसंबर मतलब काउंटिंग के दिन का रहेगा। लेकिन अब जनमत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजस्थान की जनता के किन मुद्दों पर वोट किया है। सीएम अशोक गहलोत के वादों पर और 5 साल के उनके कामों पर जनता ने भरोसा जताया या फिर मोदी का मैजिक आज भी चला है। हालांकि अब एक बार फिर वोटिंग का ट्रेंड बता देगा कि राजस्थान के रण में कौन जीतेगा, जो कि पिछले 4 चुनाव में नहीं बदला। मतदान का अपडेट जारी नहीं हुआ है क्योंकि कई मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक मतदान समाप्ति के बाद भी लंबी कतारें देखी गईं। अब सवाल यही है कि मतदान का प्रतिशत किस ओर इशारा कर रहा है कि राजस्थान में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा और जनता ने जो अपना फैसला सुना दिया है वो राजस्थान के दंगल में किसका मंगल करने वाला है। बात यदि राजस्थान में पिछले हाईएस्ट पोलिंग की करें तो 2013 में 75.69% रही थी। इसके बाद 2018 में जाएं तो ये 74.71% रही। हालांकि इस बार की पोलिंग अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। इसमें पोलिंग प्रतिशत 2 से 3% तक बढ़ने का ट्रेंड रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान के चुनावी रण में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। कुल 1862 उम्मीदवार मैदान में रहे, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो चुकी है। मतदान को लेकर सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित तमाम नेताओं के बयान भी सामने आए, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार बनने का दावा किया। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने जनता को जो गारंटियां दी हैं और जो विकास किया है, जनता उसको देखते हुए सरकार को दोबारा चुनेगी। सचिन पायलट ने कहा कि जब हम विपक्ष में थे तो 2018 में तो कठिन दौर था, लेकिन इस बार तो हम सरकार में हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने मतदाताओं से अपील की कि जोरदार तरीके से वोट डालें और कमल खिलाएं। लेकिन जनता ने क्या तय किया है, ये सबसे बड़ी बात है और इसी मुद्दे पर आज हमारे खास प्रोग्राम में हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनाते हैं। अब आपके सामने ही हो रहा है, इधर प्यार दुलार, ये मेरा मोहल्ला है। मेरे मोहल्ले के अंदर बुजुर्ग महिला है, इनको मेरा बचपन याद आता होगा, मेरा बचपन याद आता है, इसलिए आशीर्वाद दे रही है मुझे। गारंटियों की कैपेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई कैपेबिलिटी गारंटियों की है। सरकार उसमें रिपीट होगी इस बार। मेरा आग्रह सबसे है, स्पेशली नव मतदाताओं से, कि वो लोग सब आए, अपना जोरदार तरीके से अपना वोट कास्ट करें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम। तो देखिए, अब ये सभी के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बात है और बड़ी बात ये भी है कि देखिए वोटिंग परसेंटेज के एक्चुअल जो आंकड़े हैं वो अभी सामने इसलिए नहीं है क्योंकि 5 बजे तक की यदि वोटिंग की बात करें तो उस समय तक 68.24% वोटिंग हुई थी। अब 5 के बाद 6 बजे तक ये वोटिंग होनी थी और उसके बाद लंबी कतारें देखी गई थी। तो निश्चित तौर पर जब तक वो तमाम लोगों के वोट नहीं डल जाते, तमाम चीजें नहीं होती, वो आंकड़े सामने नहीं आएंगे और जैसे ही आते हैं आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक एवरेज निकाल कर देखें तो मुझे लगता है कि यदि 68% 5 बजे तक गया तो आप समझ लीजिए कि कम से कम जो वोटिंग है वो 70+ आराम से गई होगी। पिछले बार की भी हमने जो रिपोर्ट देखी है, पिछले बार की जो बात करें तो लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूट सकते हैं और इसलिए भी क्योंकि कुछ थोड़ा सा अलग सा महसूस हो रहा है इस बार राजस्थान के रण में देखने को जो मिला। और उसके पीछे की कई वजह ये भी है कि अशोक गहलोत तो वही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार कोई चेहरा सीएम फेस के लिए नहीं था। सभी जगह की बात करें तो पीएम मोदी को एक सामने फ्रंट पे रख के इलेक्शन लड़ा गया है। तो एक बड़ी चुनौती क्या ये कांग्रेस के लिए रही है या जनता ने इसे किस तरह से लिया है? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल है कि पीएम मोदी की जो फैन फॉलोइंग है या उनको जो पसंद करने वाली बात है वो है, चाहे वो महिलाओं में हो चाहे वो पुरुषों में हो। बहुत सारे लोगों को हमने देखा जो वोट डालने पहुंचे, उन्होंने भी इस तरह की बातें राजस्थान में कही कि हम तो मोदी जी को वोट देने आए हैं। तो मोदी जी को वोट यानी सीधे सीधे कमल को वोट यानी बीजेपी को फायदा। तो आखिर जो अब तक मतदान हो गया है, क्या किसका जादू चलेगा, किसका फैक्टर, कौन सा फैक्टर काम आएगा? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नमित जैन हमारे साथ जुड़े हैं। नमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश कटारा हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए चंद्रमुखी रेपस्वाल हमारे साथ जुड़ी हैं। चंद्रमुखी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार
अनिल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजेश जी, आपसे मेरी आवाज पहुंच रही है? राजेश जी, चलिए, राजेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। नमित जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? राखी जी, आप बिल्कुल आ रही है ना? बिल्कुल। नमित जी, हो गया, वोटिंग हो गई, बड़ा इंतजार था। अब इंतजार 3 दिसंबर का है। ओवरऑल आज तमाम लोगों से राजस्थान में जो बातचीत का दौर चला, जो मतदान करने पहुंचे थे लोग, उनके भी फीडबैक्स आए हैं। काफी कांटे का मुकाबला ये माना जा रहा है। और देखिए, कांग्रेस के लिए हो सकता है ये लग रहा हो कि कांटे का मुकाबला नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार राजस्थान में है, उनका फेस एज ए सीएम सामने है। बीजेपी को किस चीज का सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है या मिलना चाहिए, एक चीज को छोड़कर? क्योंकि लगातार जो बार बार बात आ रही है वो यही आ रही है कि पीएम मोदी को सामने रख के ये पूरा इलेक्शन लड़ा गया है, तो शायद एक वही प्लस है बीजेपी का कि उसको फायदा मिले। इसके अलावा क्या? जी राखी जी, देखिए, आज का मतदान बहुत अच्छा रहा, प्रतिशत भी अच्छा रहा है। इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता को बधाई। जो पूरी 5 साल से जनता त्रस्त थी, इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब हमें मौका मिलेगा वो बटन दबाने का, जिससे निकम्मी और नाकारा सरकार चली जाए, इसकी विदाई तय हो जाए। तो वो हो चुका है। उनका जो मतदान का जो मतपत्र था वो सब पैक हो चुका है पेटियों में, और 3 तारीख को खुलेगा। मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है। जो 5 साल में जो कुशासन रहा राजस्थान में, जो इनके आपस की लड़ाई रही, उसमें पूरा राजस्थान झुलसा है। चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, विद्यार्थी हो, इसके अलावा किसान हो, सब परेशान रहे। आप देखिए, राजस्थान में पुलिस पेपर लीक हुए, लीक ने नीलाम किए इनके मंत्रियों ने, इनके विधायकों ने। उससे पूरी जनता परेशान थी, पूरे विद्यार्थी परेशान थे। इसके अलावा महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 रहा पूरे देश भर में। उसके आप देख लीजिए, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन सुबह उठते अखबार उठाते हैं पहली 5 खबरें महिला उत्पीड़न की लिखी हुई होती थी, छपी होती थी, वो खून के धब्बे दिखते थे। इसके बाद आप आ जाइए किसानों की बात। 5 साल पहले इनके राजकुमार आए थे राजस्थान में, वही चुनावी भाषण था, और बोल के गए थे 10 तक गिनती गिनके, 1 2 3 4। जैसे 10 की गिनती पूरी होगी, राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। वो आज तक नहीं हुआ, और उसके एवज में किसान बाहर छोड़ते रहे, भाई हमारा कर्जा माफ होगा। 19,544 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। आप देखिए, पेपर लीक हो गया, महिलाओं का हो गया, इसके बाद किसानों का हो गया। अब देखिए आप, युवा बेरोजगारी की इन्होंने बात की थी कि हम बेरोजगारी बता देंगे, वो इन्होंने नहीं दिया। भ्रष्टाचार की हालत देखिए आप इनके, कि सचिवालय में जो मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे है, वहां पे करोड़ों रुपए नकद मिलते हैं, किलो में सोना मिलता है। इन्हीं के भ्रष्टाचार के खिलाफ इनके जो विधायक थे, भरत सिंह कोटा से आते हैं, उन्होंने अपने केस का मुंडन करा के, सिर मुंडन करा के गहलोत जी को भेंट किए, अर्पित किए कि देखिए प्रमोद जैन पाया कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नमित जी, ये तो वो सारी बातें हैं। नमित जी, ये तो वो सारी बातें आप बता रहे हैं जो विपक्ष में होने के नाते आपको उठानी चाहिए, बोलनी चाहिए। कहीं कोई कमी रह गई है तो बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने ये पूछा था कि बीजेपी को चुना क्यों जाएगा? कोई पॉजिटिव ऐसी बात कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए जनता आप पे भरोसा करे? जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। जनता त्रस्त है, जनता त्रस्त है, इस वजह से भी भाजपा को वोट देगी। और जो भाजपा का 9 साल का सुशासन है, मोदी जी का जो केंद्र सरकार की नीति है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, हर घर जल हर घर नल हो, इसके अलावा जितने भी, यानी बीजेपी में भी मोदी जी के सुशासन को, उनके 9 साल 10 साल को देखकर वोट राजस्थान में जनता करेगी। यानी कुल मिला के बात वही आ गई कि बीजेपी को वोट देना है, मतलब मोदी जी को फ्रंट रखना है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है तो बीजेपी जीतेगी, और यदि मोदी जी नहीं करते हैं या कोई बात होती है 2024 में, तो फिर समझ लीजिए कि बीजेपी का भी पत्ता साफ होना। मुझे बातों से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बीजेपी कह रही है राजस्थान में प्लस उनका यही है कि मोदी जी का जो सुशासन है, तो फिर हर जगह मोदी जी ही आ रहे हैं। खैर ठीक है, चलिए राजेश जी जुड़े हैं हमारे साथ, मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, चलिए, कांग्रेस अभी हमारे साथ पैच नहीं है। चंद्रमुखी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी।
चंद्रमुखी जी, आम आदमी पार्टी को मैं किस तरह से राजस्थान में देखूं, और क्योंकि 199 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, अच्छा वोटों का परसेंटेज देखने को मिला था, ऐसे में एक सीट आकलन की बात करूं तो आम आदमी पार्टी अपने आप को कहां देखती है? ये सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि लगातार आज दिन भर कई चर्चाओं में बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है और दूसरे राजनीतिक दलों को ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा वर्चस्व राजस्थान में आम आदमी पार्टी का है नहीं। राखी जी, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले वर्चस्व की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी ने जब राजनीति शुरू की तो उन्होंने यही बताया कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। और आज वो सारी चीजें, ये चुनाव में हमने देखा, राजस्थान के इतिहास में पहली बार ये चुनाव ऐसा था जहां जाति और धर्म से परे हटके गारंटी पे चुनाव लड़ा गया। और वो गारंटी शब्द जो इजाद किया था वो अरविंद केजरीवाल जी की ही देन है। अब से पहले चाहे वो गुजरात का चुनाव था, पंजाब का चुनाव था, इसी गारंटी को जिस तरीके से ये लोग मजाक बनाते थे, आज दोनों ही पार्टियों को अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी गारंटी वाली बनाई गई पिच पे दोनों को खेलने को मजबूर कर दिया है। जनता इस चीज को समझ चुकी है, जनता के दिलों तक हम पहुंच चुके हैं। हमारी कुछ ऐसी ही मतलब मजबूरियां रही हैं कि हम उस लेवल पे चुनाव नहीं लड़ पाए, उस उतने कैंडिडेट हम जनता को नहीं दे पाए, लेकिन ग्राउंड पे हमने जाके देखा है कि जनता हमें चाह रही है। जिस दिन हम जनता तक पहुंचेंगे, जनता इसको समर्थन देगी। हमारे राजनीतिक दल इसको स्वीकार कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी गारंटी पे ही चुनाव लड़ने को यहाँ आए थे और अशोक गहलोत जी ने भी जिस तरीके से अलग अलग आए दिन नई नई गारंटियां दी, ये गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की देन है। आज चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे कोई बीमार बुजुर्ग हो, चाहे महिला है, हर किसी को अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी पे भरोसा हुआ और राजनीतिक दलों को भी भरोसा हुआ। इवन विदेशों तक इस चीज की चर्चा हुई। तो आज हमारे लिए वैसे देखा जाए, राजस्थान के चुनाव में हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। जो हमारा लक्ष्य था राजनीति बदलने का, उस राजनीति को अरविंद केजरीवाल जी ने राजस्थान में भी बदलाया है। ठीक है, चलिए अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है, आपकी आ रही है। अनिल जी, कैसे देखते हैं आज के दिन भर में जब मतदान शुरू हुआ, 6 बजे तक वोटिंग चली है, वोट का जो परसेंटेज देखने को मिला वो भी लगभग अच्छा ही रहा। ऐसे में राजस्थान के पूरे आज सिनेरियो को समझे, पूरी सियासत को समझें, पूरे घोषणा पत्र और दावे और संकल्प जितनी बातें आई हैं, सबसे बड़ी बात नेतृत्व की जो बात आई है, उन सबको तुम देखते हुए क्या नजर आता है राजस्थान के रण में इस बार? देखिए, राजस्थान की जो राजनीति है वो मोटे तौर पे 1993 से एक बार कांग्रेस आ रही है और एक बार बीजेपी आ रही है। अगर लगातार अगर हम 1993 के रिजल्ट देखेंगे तो 93 में एक पार्टी थी, 98 में दूसरी पार्टी आई, 2003 में दूसरी पार्टी आई, ऐसे चेंज होते रहे। बिल्कुल अच्छा एक विधानसभा का ये कंपटीशन था। एक तरफ मोदी का चेहरा था, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट में अशोक गहलोत का चेहरा था। बीजेपी अपने स्वभाव के अनुसार कहीं ना कहीं इलेक्शन को जो है सांप्रदायिक वे में हिंदू और मुस्लिम के बीच में बांटने की कोशिश करती है, जिसका उसको फायदा हर इलेक्शन में मिलता हुआ दिख रहा है। उसके विपरीत कांग्रेस के पास कुछ ऐसे मुद्दे थे कि उन्होंने जैसे एक चिरंजीवी योजना बनाई, उसमें 25 लाख तक का इंश्योरेंस दिया। और वो कितने आदमी तक पहुंचा, स्कीम बहुत अच्छी है, कितने आदमियों तक उसका लाभ लोग बाग ले पाए, ये इस रिजल्ट से पता पड़ेगा। क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज कुछ समथिंग डिफरेंट होती है। और गारंटीज जो बात आप कर रहे हैं, और आम पार्टी के भी प्रवक्ता ने कहा कि गारंटीज का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता रहा, क्या कांग्रेस को भी मिलेगा? क्या कांग्रेस ने जैसे एक सिलेंडर उन्होंने 500 रुपए देने की बात करी है, उसके काउंटर पे बीजेपी ने कहा कि हम 450 में सिलेंडर देंगे। जब आप राजस्थान में 450 का सिलेंडर देंगे तो देश के बाकी हिस्सों में बीजेपी 450 का सिलेंडर क्यों नहीं दे रही है? तो ये जनता डिसाइड करेगी कि इस टाइप के लुभावने जो कमिटमेंट्स हैं वो कौन सी सरकार पूरा करेगी। यहाँ बीजेपी कहती है कि यहाँ सुरक्षा नहीं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि यहाँ पर महिला सुरक्षा का जो पॉइंट इनको मिला है, या बलात्कार हुए हैं या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। पर कांग्रेस ये नहीं कह पाई कि मणिपुर में नंगी स्त्रियों को घुमाया गया, वहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर रेप हुए, अभी आगरा में एक रेप हुआ। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हर स्टेट में इलेक्शन के टाइप में उठते हैं, और जो सोसाइटी उसको कैसे रिएक्ट करेगी ये देखने वाली बात है। चुनाव अच्छा था, सुशासन कह सकते हैं कि अशोक गहलोत का इतना खराब शासन नहीं था, पर वोट क्या जनता उसको दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी ये रिजल्ट बताएंगे। क्योंकि
कोविड के टाइम पे इस सरकार ने बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया था, जो कोविड के बारे में मोदी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, वो 2 साल पुरानी बात होगी। आदमी बहुत जल्दी, हिंदुस्तान का आदमी जो है भूलता है। तो ऐसी स्थिति में इस इलेक्शन में क्या स्थिति रहेगी, ये भी बात सही है कि पिछले 5 साल में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई सड़कों पे दिखी और लोग बाग तंग आ गए कि आपस में इनका तालमेल नहीं है। पर दूसरी तरफ अगर बीजेपी देखें तो कम से कम 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जो ताल ठोक रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर बनने का दावा करते हैं। जिस वसुंधरा की बात करते हैं बीजेपी वाले, उस वसुंधरा को मोदी के इलेक्शन कैंपेन में उनके साथ जो मीटिंग में वो बैठी हैं, तो मोदी ने उनसे आई कांटेक्ट तक नहीं किया। एक चीफ मिनिस्टर जो 2 बार चीफ मिनिस्टर स्टेट की रही हैं, और 2013 में जब मोदी साहब कहीं पे पिक्चर में ही नहीं थे, 2003 में और 2013 में अपने बदौलत वसुंधरा राजे बीजेपी की सरकार को राजस्थान में लेके आई है। इसलिए ये कहना कि सिर्फ मोदी के चेहरे पे सरकारें बनती है, ये वसुंधरा ने ये प्रूव कर दिया था कि 2003 में मोदी नहीं थे, 2013 में मोदी नहीं थे, और अपने दम पे, अपनी लोकप्रियता से, अपने गवर्नेंस के बदौलत वो राजस्थान में सरकार लेके आई। और उस मुख्यमंत्री के सामने साझा मीटिंगों में उसके जवाब नहीं दिया, उसके विश का मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। हालांकि आज का टाइम मोदी जी का टाइम है, और वो कह भी रहे हैं कि आप मेरे चेहरे पे वोट डालें, फूल के चेहरे पे डालें। ऐसी स्थिति में जहां कांग्रेस में लड़ाई है, वहां बीजेपी में भी उच्च स्तरीय लड़ाई है। परंतु दर्शक किस हिसाब से देंगे ये समय बताएगा, ये रिजल्ट बताएगा, ये 3 तारीख बताएगी। बिल्कुल सही बात है। आरपी श्रीवास्तव जी, वाकई में बड़ा दिलचस्प और रोचक ये राजस्थान का रण था, क्योंकि ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिपीटेशन कभी भी देखने को नहीं मिला। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, और ऐसे करते करते अलग अलग चेहरे, अलग अलग नेतृत्व देखे हैं। जहां तक अशोक गहलोत की बात है या वसुंधरा राजे की बात है, इन्होंने जिस तरह से अभी अनिल जी भी कह रहे थे, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को निकाला है। लेकिन इस बार का इलेक्शन मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बहुत थोड़ा सा हटके है, बड़ा दिलचस्प सा, अलग सा नजर आया। क्योंकि क्या है, एक तो पीएम मोदी, और हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक फ्रंट फेस उनको रखा। दूसरी चीज़ ये है कि स्थानीय यदि उस पर बात करें नेताओं की, तो बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था, पीएम मोदी को ही उनने रखा। और इसी के बलबूते, अभी जैसे कुछ देर पहले नमित जी भी कह रहे थे कि यदि उनकी एक पॉजिटिविटी देखी जाए भारतीय जनता पार्टी की, कि उनके पास प्लस क्या है, उनको क्यों जनता चुने। उन्होंने कहा 9 साल 10 साल मोदी सुशासन के, तो कुल मिला के प्लस भी मोदी सुशासन है, चेहरा भी मोदी सुशासन है। तो एक भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। अब जनता कितना अच्छा निर्णय मोदी जी के नाम पर दे रही है, ये जनता का निर्णय 3 दिसंबर को आएगा। लेकिन पूरी सियासत को समझें, पूरे दिग्गजों को समझें, तो राजस्थान के रण में अभी तक पूरे वोटिंग परसेंटेज आने के बाद आपको क्या तस्वीर दिखती है? देखिए राखी जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात किया हमारे पत्रकार साथी ने कि जहाँ तक झगड़े की बात है सचिन पायलट और गहलोत की, तो भारतीय जनता पार्टी में भी कम सिर फुटअव्वल नहीं थी, और जिसका नतीजा ये है कि वहाँ कोई सीएम फेस बन नहीं पाया। मुख्यमंत्री 2 बार रही वसुंधरा राजे, और उसके बावजूद भी उनको चेहरा नहीं बनाया। ठीक है, आप ये ज़रा देखिएगा, उसके पहले तो चुनाव जीत करके आई थी, जब मोदी जी केंद्र में नहीं थे, उनकी प्रधानमंत्री नहीं थे, सरकार नहीं थी, तो भी राजस्थान में वही रिवाज चल रहा था। मेरा ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर सेंट्रलाइज, आपने अभी कहा ना 9 साल का सुशासन। अब सवाल 9 साल के सुशासन में 5 साल पहले तो वही रहे, वसुंधरा राजे सरकार है, उसके बाद गहलोत सरकार आई। तो राजस्थान के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें हम, तो सुशासन उनका किस तरह से आकलन होगा। अगर मान ली इन 5 सालों में सुशासन रहा होगा, तो निश्चित रूप से उसमें गहलोत की भूमिका रही होगी। तो ये सब कहना, हमें लगता है कि इस बार जो चुनाव है, एक तरह से जो एक फेस दिया गया है मोदी जी का, मध्य प्रदेश में के मन में मोदी जी थे, छत्तीसगढ़ के दिल में मोदी जी थे, अब राजस्थान के भी मन में मोदी हैं। तो मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। और दूसरी बात है कि जहाँ तक वो स्थानीय जो आपस में कलह थी दोनों दलों में, हमको लगता है कि पहले जो आ रही थी सूचनाएं, वो भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा दिख रही थी। आज की डेट में यह है कि ये सुलह होने के बाद कांग्रेस में लगा कि एकजुट होकर के चुनाव लड़े, और लड़ भी रहे हैं। अब सवाल है कि जनता किस पर भरोसा करे। भाई योजनाओं का जहाँ तक सवाल है, 2-3 योजनाएं निश्चित रूप से लैंडमार्क हैं उनकी, क्या नाम है, गहलोत सरकार की, वो ज़मीनी स्तर पर कहाँ तक सफल हुई हैं, ये समझने वाली बात होगी। लेकिन आजकल तो एक चलन हो गया पूरे देश भर में
कि कोई भी दल हो बिना गारंटी के एक कदम आगे बढ़ा नहीं पा रहा है। तो हर आदमी कहीं न कहीं, हर दल कहीं न कहीं कोई न कोई गारंटी देता है। सवाल इसका है कि अगर उसको विकास पर अपने इतना भरोसा है तो गारंटी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है, उसका विकास ही बोलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ और दिखता है। हमें लगता है राखी जी कि राजस्थान के चुनाव निश्चित रूप से एक तरह से जहाँ स्थानीय चेहरा था और वहाँ पर जो है मोदी जी का चेहरा है, इन्हीं दोनों के बीच में टक्कर होने वाली है। जहाँ तक जनता का सवाल है, जो वोटिंग परसेंटेज है, 5 बजे तक आपने देखा होगा 68% वोटिंग थी एंड अबव थी, तो निश्चित रूप से 10% और बढ़ा लीजिए। 1 घंटे में 10% वोट और बढ़ सकता है, क्योंकि लास्ट में लाइनें बड़ी लंबी रहती हैं वोटर्स की। तो ये वही है कि पिछले 2 चुनाव में जैसे 74-75 था, तो हो सकता है इसमें 78 हो जाए। भाई इसी के इर्द गिर्द जो है परसेंटेज वोटिंग का होगा। और कहीं कोई ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बम्पर वोटिंग हो, 80 के ऊपर अगर जाता तो परिवर्तन जैसी कोई बात दिखती। हमें नहीं लगता है कि इस तरह का कोई स्विंग वोटर है जो 80 के ऊपर चला गया। अब यहाँ पर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वोटर का मिजाज क्या रहा है पिछले दिनों में। सारे दल, सबके बड़े बड़े नेता वहाँ पर प्रचार प्रसार कर चुके हैं। एक जो अभी दोपहर वाले, एक शाम वाले डिबेट में ये भी चल रहा था कि मोदी एक प्रखर, मतलब एक महत्वपूर्ण हिंदू चेहरा हैं और लोगों के आइकान भी हैं। आपने कई महिलाओं के वो भी देखा कि वो वोट देने आए, खुलेआम बोले कि हम तो मोदी जी को वोट देंगे। तो ये सब रहता है, लेकिन ये कई इलाके में है। मैं जहाँ तक राजस्थान में घूमा भी हूँ और सारे इलाके को देखा हूँ, चाहे जोधपुर का इलाका हो, बाड़मेर जैसलमेर का हो, या आपका इधर जो है भरतपुर का इलाका हो, इधर कोटा का हो, तो मैंने देखा भी है। हर जगह का मिजाज अलग अलग है, हर जगह का वोटिंग का तरीका अलग अलग है। और हमें लगता है कि किस तरह से ये जो है राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनाई है और उन क्षेत्रों के हिसाब से वोटिंग होती है, तो इस सबको एकदम मिला जुला के 3 तारीख को ही पता चल पाएगा कि किसका कौन सा जो है तीर निशाने पर पड़ा है, कौन कितना सफल हुआ अपनी रणनीति में। लेकिन एक बात कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि कोई दल बहुत आगे है। बिल्कुल, ये तो पक्की बात है कि कोई दल बहुत आगे नहीं बताया जा सकता, कांटे की टक्कर है। लेकिन कभी ये तो कयास लगाना बड़ा मुश्किल है कि 3 तारीख को ही पता चलेगा कि हो सकता है कि जैसे पिछले वाले में आपने देखा होगा 2013 में कि मतलब कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ था, बहुत जो 25-30 सीटों पर शायद आ गई थी। तो ये ऐसी स्थिति इस बार नहीं है और हमें लगता है कि लड़ाई जो है काफ़ी कांटे की है। बिल्कुल नमित जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, नतीजे तो अब 3 दिसंबर को आएंगे। जनता को जो करना था, जो उनका मन था, उनके मन में, दिल में क्या था, वो आज उन्होंने बटन दबाया और अपना, कहते हैं ना कि अपनी जिम्मेदारी वो निभा गई है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अब ये भी आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि यदि पीएम मोदी को फ्रंट फेस उनका रखा या उनको फ्रंट पर रखा, और निश्चित तौर पर उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आज भी कई पोलिंग बूथ पे जिस तरह से कुछ प्रतिक्रियाएं हमने सुनी, देखी, कुछ महिलाओं ने बिल्कुल खुलकर ये बात कही कि हम तो मोदी जी को वोट करेंगे। यानी अब मोदी जी को वोट करेंगे तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कांग्रेस की राजस्थान में बात हो रही है तो उन्होंने नाम पीएम मोदी का लिया। उनको नाम नहीं पता कि बीजेपी किसको प्रमोट करेगी, सामने किसका फेस है, लेकिन उनको पीएम मोदी जरूर पता है। तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई, पीएम मोदी मतलब कमल का फूल। लेकिन लगातार जो सर्वे आए हैं, आज भी कई प्रोग्राम्स में हमने सुना देखा, कुछ भविष्यवाणियां जो हैं वो भी होती हैं, कई ऐसे प्रोग्राम्स को हमने सुना देखा, उसमें लगभग कांग्रेस को एक अच्छे प्लस में देखा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% या 99% कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो फीडबैक्स आए हैं उसमें कांग्रेस प्लस दिखती है। मुख्यमंत्री के चेहरे की मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा रखा गया है, वो प्रधानमंत्री जी जो 9 साल का सुशासन रहा, वो आइकॉन है, हमारे नेता है, हम मना कर ही नहीं रहे, हम मान रहे हैं उनको। साथ ही वसुंधरा जी भी हमारे नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही है। इसके अलावा आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ये तो कांग्रेस में होता है चापलूसी करना, वहां जो चापलूसी करेगा गांधी परिवार की, जो उनके पैर धोएगा, वही मुख्यमंत्री बन सकता है। आप राजस्थान का इतिहास उठा के देख लीजिए, 1998 में मेहनत करी थी जो परशुराम मदेना जी दिवंगत, उन्होंने करी, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। बाद में सीपी जोशी जी देख लीजिए, आप रामेश्वर डूडी जी देख लीजिए, सचिन पायलट देख लीजिए, चेहरे किसको रखा, कौन चेहरा थे, यही चेहरा थे ना
परशुराम मदेरणा के चेहरे पर रखकर इन्होंने चुनाव जीता था। नमित जी, लेकिन किसको उनके बनाया पास, मुख्यमंत्री? नमित जी, कांग्रेस पास चेहरा तो है, वो किसी को भी लाए रख देते। बीजेपी के पास चेहरा ही नहीं है फिर ऐसे तो। हमें, हमारे पास तो मैं भी हूँ ना, हर कोई व्यक्ति सपना देख सकता है मुख्यमंत्री बनने का। ये फ्रंट केवल पे भारतीय क्यों जनता नहीं है, पार्टी में सामने संभव क्यों नहीं है, कोई छुपा भी के रखा है? नेता, जितने भी विधायक हमारे जीत कर आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, उनमें जो विधायक चुनेंगे वो व्यक्ति, वो विधायक मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा हम ठीक क्या है, करें? मेरा एक मुख्य रूप से सवाल था, एक छोटा सा, वो ये था कि तमाम जो सर्वे आए हैं, आज दिन भर से कई ऐसे प्रोग्राम्स में भी शामिल होने का मौका मिला जहां पे कुछ भविष्यवाणियां की जा रही थी और लगभग जो आया बड़ी कांटे की टक्कर बताई गई, लेकिन कांग्रेस को प्लस में आंका गया, यानी ये कहा गया कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी बिल्कुल बन रही है कांग्रेस की सरकार। 2014 में जो केंद्र में बन रही थी, वहां भी भविष्यवाणी हुई थी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वैसी ही भविष्यवाणियां ये है, मैं आपको दावे के साथ और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 3 तारीख को आपके इसी चैनल पर बैठेंगे और बताएंगे 150 प्लस सीट आ रही है भाजपा की, और कांग्रेस है जो 2013 को दोहरा रही है, उनकी 19 से भी कम सीटें आएगी। इनको जगह नहीं मिलेगी। और जो इनके मंत्री थे, पूर्व मंत्री एक जो लाल डायरी लेकर आए थे, उन्होंने भी कहा था कि फॉर्च्यूनर में आवली और वही ओवल हो, फॉर्च्यूनर में ही आएगी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी। 19 से भी कम विधायक आएंगे, शायद फॉर्च्यूनर में 12 से 13 सीटें आती है, वही होगा। आप देखिएगा प्रशासन है, पूरी जनता तरस रही है और आज जमकर वोट किया राजस्थान में, ऐसा वोट कभी देखने को नहीं मिला। 73% से ऊपर वोटिंग हुई है। अभी आंकड़े आ जाएंगे थोड़ी देर में, फिर देखना क्या होता है। चलिए ठीक है, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मेहमान चेंज हुए हैं। करणवीर सिंह राजपुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। करणवीर जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है? धन्यवाद रेखा जी। राखी जी सर। राखी जी बिल्कुल धन्यवाद जी करणवीर जी, बड़ा महत्वपूर्ण आज का दिन, बड़ा उत्साह वाला भी और खुशहाल वाला भी। अब इसलिए क्योंकि खुशी लोगों में बहुत देखी गई, मतदान को लेकर उत्साह देखा गया, बड़े खुश थे। कुछ महिलाओं ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आप वोट देने आई हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनसे पूछा गया किसे चुनेंगी राजस्थान में, उन्होंने कहा हम तो मोदी जी को वोट देंगे। ये एक जनरल सी बात कर रही हूँ। और ओवरऑल दिन भर से इस तमाम डिस्कशन के बाद जो सर्वे आए, जो भविष्यवाणी आई, वो कांग्रेस के प्लस में जाती हुई दिखती है। ये हो गई एक महत्वपूर्ण बात पहली। लेकिन तमाम अंतरकलह को देखा जाए, तमाम गारंटियों को देखा जाए, आपको कितनी लगभग सीटें कांग्रेस निकाल पाएगी? क्योंकि बीजेपी कह रही है हम 150 के पार जा रहे हैं। हेलो, हाँ करणवीर जी बोलिए। सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई दूंगा कि राजस्थान के अंदर जो लोकतंत्र का त्योहार है, दिवाली के बाद हमारे पास ये लोकतंत्र का त्योहार है, इसको राजस्थान की जनता ने बखूबी निभाया है। शाम 5 बजे तक हमारे पास जो आंकड़े आए थे उसमें 68% मतदान का दावा उन आंकड़ों के हिसाब से हो रहा है, और ये बेसिकली अगर आप देखे जाए तो करीब 70% तक पहुंच जाएगा। और आप बता रहे थे कि महिलाएं कह रही ये जो प्रचार हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजस्थान के अंदर करने का प्रयास किया, उनको कॉमिक बनाया। महिलाएं हंसी का पात्र नहीं है, उन्होंने कोई 1-2 वीडियो ऐसे डाल के उसको कॉमिक का विषय बनाया। महिलाओं के सम्मान के लिए राजस्थान की सरकार ने गैस सिलेंडर और राहत की योजनाओं के साथ जो उनको गारंटी दी थी, उस संकल्प के साथ महिलाएं गहलोत जी के साथ और गहलोत जी की योजनाओं के साथ है। जैसा कि हमारे गहलोत जी कहते हैं कि मैं तासु दूर नहीं, उसी धारणा के साथ कांग्रेस से और राजस्थान की महिलाओं के बीच जो रिश्ता है वो एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का है, और निश्चित रूप से महिलाओं का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को अवश्य मिला है। और आपका जो दूसरा सवाल था जिसमें आपने अंतरकलह का जिक्र किया, मेरे साथी कह रहे थे कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। पहले आप मोदी जी और अमित शाह की गुड बुक में आई है, वही मुख्यमंत्री बन सकता है पूरे भारत देश के अंदर। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुड बुक में होगा वही बन सकता है, अन्यथा आपका वही होगा जो गुजरात में हुआ, आपका वही होगा जो आपका मध्य प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। दूल्हे कई तैयार बैठे हैं अभी भी। तो इस तरह का हमारे यहाँ अंतरकलह नहीं है। जो भी विधायक दल की बैठक तय करेगी वही सर्वपार्टी निर्णय है, उसी पे मोहर लगेगी। जी चलिए, हाँ नमित जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ क्या हुआ मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? कुछ भी बोल रहे हैं, क्या हुआ है? हमने एक पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा है और जो विधायक दल का नेता चुना गया, चेहरा कौन है मेरे भाई? चेहरा कौन है आप ये बताइए ना हमें। हमारे आपके गांधी परिवार की जो चप्पलें चाटेगा उसको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बेचारे सचिन पायलट है, राकारा निकम्मा नालायक उसको बोला।
ये कल आपको भी बोल सकती है। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ लायक बोला जाता है, सब लायक कार्य करता है। आपके यहाँ जो गांधी परिवार की चापलूसी करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये आप देख लीजिए, पिछले 25 सालों का इतिहास राजस्थान का उठा के मदेना जी ने पूरी मेहनत करी, सीटें लेकर आए, उनको साइड कर दिया। इसके बाद आप देखिए सीपी जोशी जी ने मेहनत करी। आप तो ये बताइए राजस्थान के अंदर किसने मेहनत की, किसके सर चेहरा बांध रहे हो? राजस्थान में जो मेहनत की भारतीय जनता पार्टी ने, सबके साथ आपने क्या किया? केवल एक गहलोत, अशोक गहलोत जी को आपने बनाया। नमित जी, दो बातें देखिए। देखिए नमित जी देखिए, आपने कहा कि गांधी परिवार के जो पैर धोएगा, है ना, और एक और आपने बात बोली, मैं तो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी, उनको बड़ा एक सारी चीजें मिल सकती हैं। यहाँ से दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की गुड बुक में जो होगा वो चलेगा। ये इसलिए बातें निकल कर आ रही हैं क्योंकि बीजेपी ने हर स्टेट में अपना चेहरा पीएम मोदी को बनाया, लेकिन कांग्रेस ने अपना जो नेतृत्व है, अपना जो सीएम फेस है, उसको स्पष्ट रखा। तो इसलिए आप देखिए ना, छत्तीसगढ़ में भी बार बार, मैं तो तमाम स्टेट्स की डिबेट्स में हूं, मुझे पता है मध्य प्रदेश के लिए भी यही सवाल किया गया, राजस्थान के लिए भी यही सवाल हो रहा है, छत्तीसगढ़ के लिए भी यही सवाल हुआ। उत्तर प्रदेश में इतने उप मुख्यमंत्री क्यों बनाने पड़े इनको? किसी राज्य में है क्या इतने उप मुख्यमंत्री जितने उत्तर प्रदेश में इनके पास? नमित जी बताइए। जी, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। आज से पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब भी यहाँ उप मुख्यमंत्री इतने ही बनाए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस की तो सरकार आई ही नहीं, वहां इनको क्या पता। जब भी सपा और बसपा की सरकारें आई थी तब भी उप मुख्यमंत्री या कार्यवाहक जो मुख्यमंत्री थे वो बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसलिए वहाँ यह व्यवस्था की गई है। हमने तो नहीं बनाया राजस्थान में 2 बार वसुंधरा जी की सरकार बनी, लेकिन दोनों बार उप मुख्यमंत्री ने बनाए, लेकिन कांग्रेस ने बनाए, हम तो नहीं करे। कांग्रेस ने 2008 में जो सरकार बनी थी गहलोत जी की, उसमें 2 मुख्यमंत्री थे, बनवारी लाल देरवा जी और कमला बेनीवाल, 2 मुख्यमंत्री थे। हमने तो एक बार भी नहीं बनाया। जहाँ जरूरत होती है, जहाँ बड़ा राज्य होता है, जिस सरकार को लगता है। ठीक है चंद्रमुखी जी, ये तो नोक झोंक देखिए पक्ष विपक्ष से चलता रहेगा, इसके बाद किसको क्या मौका मिलता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी को ये राजनीतिक दल भले ही राजस्थान में ना आंक रहे हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक नतीजे सामने नहीं आते कुछ बोला नहीं जा सकता है। इसलिए कि थोड़ा पीछे जाऊं तो हमने कभी सोचा नहीं था, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि दिल्ली में क्या होगा, पंजाब में क्या हो जाएगा। और मुझे लगता है अभी इस तरह से नाप लिया जाए या माप लिया जाए कि आम आदमी पार्टी नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि ठीक कहना नहीं होगा। लेकिन हाँ, मुख्य रूप से राजस्थान में 2 दल बड़े मजबूती के साथ हैं, वो कांग्रेस बीजेपी, ये आप भी मानते होंगे। तो आम आदमी पार्टी के नजरिए से यदि मैं पूछूं या मैं चेहरे की बात करूं या मैं इन दोनों के एक कंपटीशन में सामने एक चेहरे की बात करूं, तो किसे देखा जाए? देखिए राखी जी, जो बात अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि मोदी जी के सुशासन पे ये जो वोट हुआ है, तो पहली बात तो ये कि जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, वो शादी समारोह का माहौल होते हुए जनता ने जिस तरीके से उत्साह दिखाया और वोटिंग किया है, तो एक तरीके से देखा जाए तो पिछले पुराने 5 राज्यों में जो अभी चुनाव हुए हैं उसको 2024 के लिए सेमीफाइनल के जैसे जनता ने समझते हुए वोटिंग किया है। तो इस सुशासन की बात करते हैं, वो सुशासन जनता ने देखा है। जनता ने किसान आंदोलन में भी इनका सुशासन देखा है। उन्होंने आपका जो महिला पहलवान जो दिल्ली में सड़कों पे रही थी वो सुशासन भी देखा है। जो ब्रजभूषण सिंह जी आज भी संसद में जिस सम्मान के साथ विराजते हैं, ये सुशासन उन्होंने देखा है। मणिपुर का सुशासन देखा है। नू की घटना देखी, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वो सुशासन देख के ही राजस्थान की जनता ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही समझदारी से वोटिंग की है। तो मुख्यमंत्री चेहरा है वो तो देखिएगा, अब हम लोग उस रेस में नहीं है, लेकिन है कि हमारी भागीदारी जरूर इतनी रहेगी कि कुछ ना कुछ जो चेंजेस होते हैं लास्ट में, वहां पे हमारा बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से खुलकर एक बात को जो रखा आपने, मुझे लगता है बड़ा अच्छा लगा। इसलिए लगा चंद्रमुखी जी क्योंकि ये जो बात आप कह रहे हैं कि भले ही उस रेस में ना सही, लेकिन उस भागीदारी को बड़े अच्छे से निभाया है और अल्टीमेटली जो सीट्स आएंगी वो भी सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगी। तो ये एक्सेप्ट करना ही मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होती है आम आदमी पार्टी की। ठीक है अनिल जी, बार बार बात निकल रही है सुशासन की। मैंने महत्वपूर्ण सवाल बीजेपी से ये इसलिए लिया था क्योंकि तमाम स्टेट्स की बात करें और मुख्य रूप से राजस्थान की चर्चा पे हैं तो हम वहीं रहेंगे। बात ये आ रही थी कि बीजेपी के पास ऐसा प्लस क्या है, अपना जो ये घोषणा पत्र तमाम चीजें सामने आई थी, संकल्प पत्र जो सामने आया था उसमें आपने बातों को रखा, लेकिन वो तमाम चीजें करने के लिए आपको जनता मौका दे।
लेकिन ये भी है कि अशोक गहलोत ने जन घोषणा पत्र रखा, जो बातें करी, जो उनकी महत्वपूर्ण योजनाएं बड़ी पॉपुलर हुई, उसको भी जनता देख रही है। अब यदि बीजेपी ये कहती है कि हमारा प्लस ये है कि एक तो पीएम फेस, पीएम मोदी का चेहरा, दूसरा उनका प्लस ये है कि मुद्दे योजनाएं एक तरफ है, संकल्प पत्र एक तरफ है, 9-10 साल का सुशासन, तो क्या ये हम क्या 24 का इलेक्शन देख रहे थे यहाँ पर, या हम विधानसभा लेवल पे हम 10 साल को कंपेयर कर रहे हैं? मतलब जनता वो तमाम चीजों को देख के वोट कर रही है, कैसे निकालेंगे राजस्थान के इस मार्जिन को? राखी जी, जो सुशासन की बात बीजेपी 9 साल की कर रही है ना, तो ये सुशासन की बात कांग्रेस के जो प्रवक्ता आपके यहाँ बैठे हैं उनको करनी चाहिए। जो मेरे ख्याल में आती है कि इससे पहले एक बार अशोक गहलोत की सरकार में बहुत बड़ा अकाल पड़ा राजस्थान में। उस टाइम पर अशोक गहलोत ने अकाल की समस्या को रूरल एरिया में संभालने के लिए मोटे तौर पे हर घर में 1 बोरी अनाज डाल दिया था, जिससे किसी भी परिवार को, गरीब परिवार को अनाज की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। उसके बाद जो चुनाव हुए, हर गरीब आदमी के घर में मोटे तौर पे 1 बोरी अनाज की पड़ी थी, पर जब वो वोट देने गया तो उसने बीजेपी को वोट दिया। तो जिस सुशासन की बात करते हैं, गरीब आदमी के पेट में अन्न सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लाइफ के लिए, और ऐसा अकाल का बढ़िया मैनेजमेंट मैंने मेरी जिंदगी में हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। वो खुद ये इस सरकार के कुछ सुशासन में कांग्रेस के आदमी उसका नाम नहीं ले रहे। इसी सुशासन की मैं बात करूं, ये जो इस पीरियड में अशोक गहलोत की चल रही है, मैं प्रवक्ता नहीं हूं कांग्रेस का, मैं आपको डेटा की बात करता हूं कि हिंदुस्तान में जीडीपी में राजस्थान तेलंगाना के बाद 2nd नंबर पे है जीडीपी की रेट पे, ग्रोथ की रेट पे। उसकी बात खुद चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहे, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं कर रहे। और ये इलेक्शन क्या है, सुशासन की बात तो करता है। लास्ट में रूरल एरिया में ये इलेक्शन जो अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, गांवों में कास्ट फैक्टर पर इलेक्शन लड़ा गया है। गांवों में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा हो चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार, लास्ट में सुशासन की बात खत्म हो गई है, वहां पर कास्ट फैक्टर चला है। शहरों में हिंदू मुसलमान की तरफ मोड़ने की बात करी है। जयपुर में रोड शो किया है मोदी साहब ने, बीकानेर में रोड शो किया है, और उदयपुर में कन्हैया लाल की मर्डर हो गया था, वो बात उन्होंने वहां पर करी है हिंदू मुस्लिम की। जयपुर में एक बम ब्लास्ट हुआ था, उसके लिए रोड शो किया गया। ऐसा ही रोड शो नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के इलेक्शन में 28 से 30 किलोमीटर में बेंगलोर में किया था। वो इससे बड़ा कहते रोड शो उन्होंने अपनी लाइफ में किया नहीं, और कर्नाटका में इलेक्शन बीजेपी हार गई। चेहरा वहां पर भी नरेंद्र मोदी का था, वो चला नहीं। ऐसा ही चेहरा उन्होंने यहाँ रखने की कोशिश करी है, और ये बताने की कोशिश करी है कि मेरे चेहरे पे ही इलेक्शन हुआ करेगा। ऐसी ही आदतें इंदिरा गांधी की हुआ करती थी। वो कांग्रेस में इंदिरा गांधी के चेहरे को हटाते ही कांग्रेस खत्म हो जाती थी। वही परिपाटी बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर हिंदुस्तान में चल रही है। ये चेहरा 10 साल चल जाएगा, 5 साल और चल जाएगा। हिंदुस्तान में चेहरे को 10-10, 20-20, 25-25 साल नहीं चलते। कहीं ना कहीं आदमी ये देखेगा इस चेहरे को लेकर हम क्या करेंगे। तो ये जो चेहरे पे राजनीति हो रही है, चेहरे पे विकास की बातें हो रही हैं, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। अगर ऐसा ही चेहरा की मैं आपको उदाहरण देता हूं कि ये हरियाणा में लड़े और खट्टर का कहीं पे नाम नहीं था, खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर बन गए। तो इन लोगों की पॉलिसी है कि जीतो आप मेरे नाम पे, मैं बैठा किसी को भी दूंगा। तो जो इन्होंने स्टेट की पॉलिटिक्स को खत्म किया, स्टेट की लीडरशिप को जो बीजेपी खत्म कर रही है या नरेंद्र मोदी खत्म कर रहे हैं, ये जो चीज है लीडरशिप जब स्टेट की उभरेगी नहीं तो कहीं ना कहीं आगे इनको जो लॉस जो कर्नाटका में हुआ है, जो लॉस इनको और स्टेटों में हुआ है, मतलब हरियाणा हिमाचल प्रदेश में तो राहुल गांधी गए नहीं, रोड शो कर रहे थे, और हिमाचल कांग्रेस ने जीत लिया। जो कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर है, सबसे बड़ा फेस है, वो हिमाचल में कैंपेन करने जाता ही नहीं है, और हिमाचल इनकी झोली में आ जाता है। और नरेंद्र मोदी ने वहां 8-10 जो है चुनाव करी, और मैंने लोगों के ओपिनियन देखे, आपकी टीवी के माध्यम से देखा, तो लगा कि साहब बीजेपी तो जीत रही है क्योंकि कांग्रेस तो वहां से भग गई और कांग्रेस वहां पे आ गई। तो लोगों को चेहरे की राजनीति नहीं चाहिए, चोरों लोगों को अब ये विश्वास होने लगा है कि आप क्या कमिटमेंट करते हैं, क्या वो पूरा हो जाएंगे क्या। हिंदू मुस्लिम के झगड़े से आप कब तक वोटों को लुभाते रहोगे।
कब तक वोटों को आप डराते रहोगे कि नहीं अगर तुमने नहीं दिया तो ये मुसलमान ये कर लेंगे या हिंदू ये कर लेंगे। तो ये राजनीति का जो दौर है ये अपने पीक पे जरूर है, परंतु निश्चित तौर पे खत्म आएगा। और सुशासन की बात निश्चित तौर पे करनी चाहिए, पर बात सिर्फ सुशासन की होती है, बाद में उसको मोड़ा जाता है हिंदू मुस्लिम में या किसी और उसमें। तो ये राजनीति मेरे हिसाब से बहुत लंबी नहीं चलेगी और इससे इस देश को नुकसान होगा, प्रदेश को भी नुकसान होगा, देश को भी नुकसान होगा। बिल्कुल, क्योंकि समय की सीमा भी है। आरपी श्रीवास्तव जी, ओवरऑल देखें, लगातार पल पल की अपडेट्स हमने देखी हैं, कई चर्चाओं में हम बैठे हैं। इस पूरे चुनाव को मुझे लगता है जिस तरह से इलेक्शन थे महत्वपूर्ण रूप से, ये 3 राज्य चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो और आज राजस्थान की बारी थी, तो इस राजस्थान के रण को भी हमने बहुत अच्छे से दिन भर समझा, देखा, सुना, लोगों को सुना और कई चर्चाओं में भी रहे। ओवरऑल एक कंक्लूजन निकाल कर देखें तमाम चर्चाओं का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए राखी जी, जो पिछले दिनों में जो सर्वे आए और उन सर्वे में अगर लीडरशिप के बारे में देखा जाए तो गहलोत को काफ़ी लोगों ने पसंद किया। दूसरे नंबर पर जो थी वसुंधरा राजे थी। मेरा ये कहना है, ज़रा सा इसमें समझने वाली बात है। और अब इस चुनाव में क्या फेस कौन है? मोदी जी का चेहरा है। अब आप ज़रा देखिएगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मोदी मैजिक के सहारे चुनाव जीतना चाहती है और गहलोत साहब खुद जादूगर हैं, जैसा वो खुद ही स्वीकार कर लेते हैं। तो अब ये मुकाबला जो हो गया राजस्थान का, जादूगर वर्सेस मैजिक। अब ये एक तरफ जादूगरी है, दूसरी तरफ मैजिक है। अब सवाल है कि अब आंकड़े चाहे कितने भी गिनवाएं लोग, आज तो वोट पूरा पड़ ही गया और 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने वाली बात है कि क्या रिवाज बदलेगा, एक सवाल ये खड़ा होता है। और अगर नहीं बदलता है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जीत होगी। राजस्थान में 93 के बाद से ये रिवाज चल रहा है। उसके पहले कांग्रेस ही आती है, माथुर सरकार भी मैंने देखा, उसके बाद जोशी साहब की सरकार थी, हरदेव जोशी की सरकार थी और अन्य कई सरकारें थी। आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन 93 के बाद से ये जो है बदलाव देखने को मिला राजस्थान में। हम तो राजस्थान की जनता को धन्यवाद भी देते हैं कि कम से कम वो टेस्ट तो करते हैं कि भाई 5 साल आपने काम नहीं किया तो हम आपको वोट नहीं देंगे, दूसरी सरकार ला देंगे। कई राज्य तो ऐसे हैं। अभी बात हो रही थी गुजरात की, राखी जी, अभी इसकी बात हो रही थी। वो आपने कहा ना कि जो चरण छूते हैं जो नेहरू गांधी परिवार के, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के। लेकिन आपने एक और देखा होगा कि पिछले चुनाव में गुजरात में पूरे घर के बदल डाला मोदी जी ने, सारा मुख्यमंत्री से लेके सबको बदल के नई टीम ला दिया। तो सवाल ये उठता कि ये काम सब करते हैं वही। जब व्यक्ति केंद्रित राजनीति हो जाती, मैं जो अपने पत्रकार साथी अनिल जी से सहमत हूँ कि जब व्यक्ति केंद्रित राजनीति हो जाती है तो निश्चित रूप से वहाँ पर कहीं न कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त होती है। आप देखिएगा जैसे इंदिरा गांधी की बात हुई कि एक चेहरा इंदिरा गांधी का था, उसके बाद अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जब पूरे उत्तर भारत से सफाया हुआ लोकसभा में तो इंदिरा गांधी की कई राज्यों में एक सीट नहीं थी कांग्रेस की, आप समझिए। तो ये जो सारी स्थिति है, आप देखेंगे कि इमरजेंसी के बाद किस तरह से सुपड़ा साफ हुआ। बिल्कुल। तो ये कोई कहने वाली बात है। कभी भी जो है राजनीति में कम से कम जो है जो क्षेत्रीय राजनीति है, जो रीजनल लीडरशिप है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसको बरकरार रखना चाहिए। और शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे हों या रमन सिंह हो या अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, एक पुराने थे और बहुत पहले से हैं और एक जो है अच्छे राजनेता हैं। तो इनको समाप्त करना मतलब एक तरह से इस बार के चुनाव में देखने को मिला है कि सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना मतलब लोकसभा का चुनाव जैसा ही माहौल था। बिल्कुल। चलिए, और इसी के साथ समय भी हो गया है, राजस्थान का रण समाप्त हुआ। 3 दिसंबर बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और उसके पहले कुछ एग्जिट पोल भी आएंगे, उसमें भी हम सब चर्चा में शामिल होंगे। तो मुझे लगता है कि आज आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज था वो 68.24% था। 1 घंटे का मोटा मोटा आकलन निकाला जाए तो मुझे लगता है 10% और बढ़ा लिया जाए तो 78 टच करता है। खैर, पूरा चीज़ें और बहुत जल्द सामने आ जाएंगी, लेकिन जनता ने
सभी स्टेट्स के इलेक्शन में बड़ी उत्साह के साथ भाग लिया और इस बार वाकई में बेसब्री से इंतजार है 3 दिसंबर का, जब वो नतीजे आने शुरू होंगे। और आप देख लीजिएगा, सुबह से जब ईवीएम्स खुलना शुरू होंगी तो 10 से 12 के बीच में लगभग तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी और देखते हैं कि मैंडेट किसकी तरफ है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।